हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद पॉलिटी करंट अफेयर्स लेक्चर 2। ओके, दिस इज द सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की थी, अब सेकंड लेक्चर है। ओके, अगेन जो लोग हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा, प्रेप आईएएस ने लॉन्च किया है 3 मंथ्स का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। ओके, और ये कोर्स जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसमें स्टैटिक पार्ट और डायनामिक पार्ट दोनों कवर किया जाएगा, दैट इज योर करंट अफेयर्स। और जो स्टैटिक बुक्स में जो सारी चीजें, वो सब यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए फोकस्ड वे में कवर किया जाएगा। ओके, साथ ही साथ 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, और जो भी स्टडी मटेरियल और नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। एंड हर संडे हमारा होता है डाउट क्लियरिंग सेशन। ओके, सो किसी भी लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप वो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक डाउट फॉर्म होता है, आप अपना डाउट उस डाउट फॉर्म में भरिए, और जो है संडेज को उस डाउट को एड्रेस किया जाएगा। ओके, और संडेज को सीसेट क्लासेस भी होती हैं। ओके, और ये हमारी फैकल्टी की डिटेल्स हैं। साथ ही साथ फॉर डिटेल्ड शेड्यूल एंड रजिस्ट्रेशन लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। ओके, तो लेट्स बिगिन। अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ, हमने जहां छोड़ा था। राइट, हमने देखने वाले थे अब कि मेन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स कौन से हैं, क्योंकि इन सारे प्रोग्राम्स को अब हो गए 5 इयर्स। तो ऑब्वियसली 5 साल हो गए, तो सर्टेनली इनके प्रोग्रेस को देखने की बात आती है कि इनका प्रोग्रेस क्या हुआ है। ओके, सो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स है अर्बन एरियाज में। इनफैक्ट देखिए, अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है। ओके, वैसे तो इन जनरल हर जगह है, बट अर्बन एरियाज में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इन रिसेंट टाइम्स बहुत ही रैपिड रेट से अर्बनाइजेशन हुआ है। तो ज्यादातर लोग जो है अर्बन एरियाज में आ रहे हैं। अब अर्बन एरियाज में मोर एंड मोर पीपल इफ आर दे आर कमिंग इन अर्बन एरियाज, देन दे नीड हाउस, they need water, they need sanitation facilities, they need health care facilities, they need public transport, but ये जो सारी फैसिलिटीज है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करेंटली इनसफिशिएंट है। तो इसी को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स निकाले। तो लेट्स सी दोस प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम्स क्या हैं, और क्वेश्चन कहाँ बनता है प्रीलिम्स में कि उनके प्रोविजंस क्या होंगे। ओके, कि उनके की फीचर्स या की एस्पेक्ट्स क्या है। ओके, सो लेट्स सी दैट। तो सबसे पहला जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है वो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ओके, इट इज हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ओके, सो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज, तो ये किसको कवर करता है, तो इट इज अबाउट कवरेज। सो अगर इस प्रोग्राम का कवरेज देखें तो इनिशियली एलआईजी लो इनकम ग्रुप और ईडब्ल्यूएस सेक्शन था, बट बाद में एमआईजी ग्रुप भी इंक्लूड किया गया। तो इसका कवरेज है एलआईजी, ईडब्ल्यूएस एंड एमआईजी। ओके, और इसमें 4 वर्टिकल्स है, मतलब बेसिकली 4 तरीकों से, देयर आर 4 वेज इन दिस प्रोग्राम इन विच जो नीड फॉर हाउसिंग विल बी मेट। ओके, जिसके थ्रू नीड फॉर हाउसिंग मीट की जाएगी। एक है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। ओके, सो अंडर दिस होता क्या है कि किसी लैंड पे मान लीजिए स्लम है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट कि उस स्लम की जो लैंड है वो लैंड एज अ रिसोर्स किसी प्राइवेट बिल्डर को देगी, और प्राइवेट बिल्डर को बोलेगी कि आप इस लैंड को एज अ रिसोर्स यूज करिए, और आप जो है घर इस पे कंस्ट्रक्ट करिए। ओके, इस पे एक हाउसिंग सोसाइटी या कॉम्प्लेक्स टाइप का कंस्ट्रक्ट करिए। ओके, और वो जब आप कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें कुछ जो घर हैं आप बेच सकते हो, बट कुछ घर जो हैं, जो ये स्लम के इनहेबिटेंट्स हैं, इनको दे दीजिए। सो इट इज इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। ओके, देन अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। तो क्रेडिट जो है, बेसिकली घर खरीदने के लिए लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, सो अफोर्डेबल हाउस खरीदने के लिए, राइट, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। तो अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी वैल्यू एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम होती है। ओके, आई थिंक इट इज अराउंड 25 लाख। ओके, सो उससे कम होती है, सो उसके लिए जो हाउसिंग लोन लिया जाता है, ओके, हाउसिंग लोन भी एक सर्टेन वैल्यू के कम लेते से कम का होता है, तभी उसको अफोर्डेबल हाउसिंग लोन बोलते हैं। सो अगर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन लिया होगा या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन लिया होगा, तो उसपे जो आपको क्रेडिट लोगे तो उसपे आपको अपफ्रंट सब्सिडी दी जाएगी। ओके, उसपे सब्सिडी मेनली कैसे दी जाएगी, इंटरेस्ट पेमेंट में। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट में जो है कि इंटरेस्ट रेट कम लगाया जाएगा। ओके, then next is affordable housing through partnership.
सो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है, किसी प्राइवेट बिल्डर के साथ प्राइवेट बिल्डर के साथ पार्टनरशिप करती है और प्राइवेट बिल्डर को कहती है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाइए और इसमें जो आप जितने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है LIG EWS को दोगे एक परसेंटेज, तो उस पे गवर्नमेंट इनको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ओके, पर हाउस फॉर LIG EWS इनको सब्सिडी मिलती है। ओके, देन नेक्स्ट इज सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। तो जो इन ग्रुप्स में है LIG EWS MIG, अगर ये भी जो है खुद से ही अपना घर बनाना चाहते हैं, ओके, तो इनको भी जो है सब्सिडी दी जा सकती है। ओके, सो दीज आर, प्लीज कीप दिस इन माइंड। ओके, ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू हाउसिंग फॉर ऑल गोल को अचीव करने की कोशिश की जाएगी। नाउ अंडर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कुछ मेजर इनिशिएटिव दिए गए हैं। वन इज affordable rental housing complexes. So it is a submission of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, okay, affordable rental housing complex, and it is for providing ease of living to the people from EWS or LIG categories, okay, including laborers, urban poor, etc. Okay, don't worry, I will also make a video on schemes. Okay, schemes पे वीडियो बनाऊंगा, तो वहां ये जो स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स को मैं डिटेल में कवर करूंगा। ओके, बट फॉर नाउ आप इतना ही याद रखिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग कि देखिए गवर्नमेंट जो है या तो गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग प्लॉट्स हैं वो है उसको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देगी, या जो है किसी प्राइवेट बिल्डर के थ्रू बोलेगी कि आप अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये रेंटल हाउसिंग के लिए ही यूज किए जाएंगे फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, राइट, और इसमें जो है उनको सब्सिडीज मिलेंगी वेरियस टाइप्स की। ओके, और ये अफोर्डेबल हाउसिंग किनको देने के लिए, मेनली लेबरर्स, अर्बन पुअर, माइग्रेंट्स, मेनली पुअर माइग्रेंट्स टू बी स्पेसिफिक। ओके, क्योंकि सबसे बड़ी हाउसिंग की प्रॉब्लम इन्हीं को आती है। जैसे कोविड का क्राइसिस हो रहा, तो कई जो पुअर माइग्रेंट्स है उनको क्या करना पड़ा, उनको रिवर्स माइग्रेशन करना पड़ा। ओके, अगला है लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स अंडर द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ओके, फॉर सस्टेनेबल एंड डिजास्टर रेजिलियंट हाउसेस। ओके, सो बेसिकली इसमें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। ओके, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज जो है वो ट्राई की जाती है नए नए प्रोजेक्ट्स में। ओके, सो इट इज अंडर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, मतलब कैसे हम हाउसिंग हाउस कंस्ट्रक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो बेटर टेक्नोलॉजी लाए ताकि जो हाउसेज बने वो सस्टेनेबल हो और साथ ही साथ जो है डिजास्टर रेजिलियंट हो। ओके, अगला है अंगीकार कैंपेन। नाउ दिस आई वुड से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ किस चीज के ऊपर है ये कैंपेन? सो इट इज फॉर बेनिफिशियरीज ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिए, अंगीकार कैंपेन उन बेनिफिशियरीज है जिनका हाउस बन चुका है। ओके, जिनका हाउस बना बनाया मिल चुका है। ओके, एंड इट इज एम्ड टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, sanitation, waste management through behavior change and convergence. Okay, so again convergence I hope आप समझते होंगे। तो बेसिकली कैंपेन ये है कि जिन लोगों को हाउसिंग मिल चुका है, जिन लोगों को घर मिल चुका है, ओके, हु हैव गॉट द हाउस, अब उनको जो है दे शुड in their houses they should use best practices for water conservation, best practices for energy conservation, proper sanitation and waste management, right, और इसके लिए उनका बिहेवियर चेंज, साथ ही साथ जो वेरियस अदर स्कीम्स है, जैसे कौन सी स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन हो गया, अभी तो जल जीवन मिशन अर्बन के लिए भी लॉन्च किया जा रहा है। ओके, सो इन स्कीम्स के साथ कन्वर्ज कर दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को। ओके, तो इस तरीके से अंगीकार कैंपेन, आई होप इट इज क्लियर, प्लीज कीप दिस इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो कंप्लीटेड हाउसेस है वहां पर वाटर कंजर्वेशन और ये सब प्रैक्टिसेस वहां पर जो रह रहे हैं वो लोग ये सब अच्छी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन की, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट की, वो अडॉप्ट करें। तो इसके लिए ये एक कैंपेन है। ओके, और इसमें बिहेवियर चेंज के साथ साथ दूसरी स्कीम्स के साथ जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को कन्वर्ज करने की कोशिश की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो अगेन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप ध्यान रखिए, इट कवर्स 500 cities
and it covers more than 60% of the urban population. Okay, please keep this in mind. It is not the population but urban population. So more than 60% of urban population is covered under the अमृत mission. Okay, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, इंप्रूवमेंट ऑफ सीवरेज नेटवर्क. प्लीज कीप दिस इन माइंड. ओके, ऐसा दे सकते हैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमृत. ओके, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकते हैं और उसमें फिर स्टेटमेंट 1 में लिख दे यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, स्टेटमेंट 2 में सीवरेज नेटवर्क. सो प्लीज डू कीप दिस इन माइंड. ओके, सो अगेन देखिए कुछ चीजें इसमें आप ऑब्जेक्टिव में देख रहे हो, आप अर्बन रिजुवनेशन वो है, तो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मोस्टली चीजें होंगी वो इसमें है. बट कुछ यूनिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, इंप्रूवमेंट ऑफ सीवरेज नेटवर्क. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग चिल्ड्रन, दिव्यांग फ्रेंडली ग्रीन स्पेसेस. ओके, ग्रीन स्पेसेस. तो चिल्ड्रन एंड दिव्यांग फ्रेंडली ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स डेवलप करना, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अमृत मिशन का. ओके, नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज. क्यों? व्हाई दिस प्रोविजन? बिकॉज टू अर्बन फ्लड्स, क्योंकि अर्बन फ्लड्स एक मेजर इशू है, तो इसको टैकल करने के लिए जो है स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को इंप्रूव करना. ओके, एंड प्रमोटिंग नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट. तो इसको भी ध्यान रखिए, नॉन मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? साइकिल्स. ओके, बाइसिकल्स, वॉकिंग, ऑल दिस इज नॉन मोटराइज्ड. ओके, और इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जैसे ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन. ओके, वाटर एटीएम्स, फीकल स्लज मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स खोले जा रहे हैं. ओके, एंड कैपेसिटी क्रिएशन इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ओके, प्लस इसमें एक और चीज है आपकी, इसमें जो है गवर्नेंस. प्लीज कीप दिस इन माइंड ऑल्सो, गवर्नेंस रिफॉर्म्स पे भी फोकस है. ओके, अगेन डोंट वरी, ये जो स्कीम है अमृत हो गया, स्मार्ट सिटी वगैरह ये सब है, ये एक वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें ये ऑलमोस्ट सारी जो है मेजर हर डिफरेंट एरियाज की मेजर स्कीम भी कवर करूंगा. बट यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में जो आपको यहाँ पे याद रखने चाहिए. ओके, अगला आ गया स्मार्ट सिटीज मिशन. सो ये तो आई थिंक आप सबको पता होगा. इट इज एम्स टू स्ट्रेंथन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशंस एंड प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो देखिए स्मार्ट सिटी का पर्पज ही है कि जो सिटीजन्स हैं उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, जो सिटीज हैं वो मोर सस्टेनेबल बने, मोर इंक्लूसिव बने. ओके, सो दीज काइंड ऑफ सिटीज आर स्मार्ट. तो सिटीज को स्मार्ट मतलब दे आर इंक्लूसिव, दे आर सस्टेनेबल. Okay, they are sustainable, they are inclusive, there is better quality of life. Okay, तो ये सब चीजें होनी चाहिए स्मार्ट सिटी में. बट अगेन देखिए स्मार्ट सिटी की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है. ओके, स्मार्ट सिटी इन जनरल आप उसके ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू समझ सकते हो कि क्या होगी. एक स्मार्ट सिटी ऐसी होगी जो लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग लाती है. एक स्मार्ट सिटी ऐसी होगी जो इन्वायरमेंट पे मिनिमम इम्पैक्ट करती है. एक स्मार्ट सिटी ऐसी होगी जहां पर हर किसी को जो है पार्टिसिपेट करने का, जो इंक्लूसिव होगी. ओके, जहां पॉवर्टी नहीं होगी. सो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आईसीटी का यूज किया जा रहा है. ओके, या आईसीटी या मोर बेटरली यू कुड से स्मार्ट सॉल्यूशंस. ओके, तो इसके अंदर स्ट्रेटजीज क्या है? देयर आर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, आर सिटी इंप्रूवमेंट, दैट इज रेट्रोफिटिंग. तो स्ट्रेटजिक कंपोनेंट्स प्लीज इसके ध्यान में रखिएगा. एक है रेट्रोफिटिंग, मतलब एग्जिस्टिंग जो एरिया है उसको इंप्रूव करना. ओके, दैट मीन सिटी इंप्रूवमेंट. ओके, एग्जिस्टिंग सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी एरिया में उसको इंप्रूव करना, ये एक कंपोनेंट हो गया. दूसरा कंपोनेंट हो जाता है रीडेवलपमेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी रिन्यूअल. तो मतलब जो एग्जिस्टिंग एरिया है उसको हटा के उस पर जो है फिर से एक फ्रेश डेवलपमेंट किया जाए. ओके, एंड देन सिटी एक्सटेंशन. सो जैसे ये थर्ड जो है सिटी एक्सटेंशन, दैट इज ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है? इसमें जैसे मान लीजिए ये आपका अर्बन एरिया, बट अर्बन एरिया के अराउंड ये जो एरिया है सारा ऐसे 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 करके होता है, दिस इज नोन एज, इस सबको हम बोलते हैं पेरी अर्बन. मतलब इसमें कुछ ना कुछ अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं. ओके,
तो जो ऐसे पेरी अर्बन एरियाज है उनको भी डेवलप करना, ओके, दैट इज नोन एज ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ओके, डेवलपिंग न्यू अर्बन एरियाज, ओके, डेवलपिंग न्यू अर्बन एरियाज इज नोन एज, दिस इज नोन एज ग्रीन फील्ड, ओके। नाउ पैन सिटी इनिशिएटिव, ओके, पैन सिटी इनिशिएटिव्स भी एक है, सो मतलब पूरी सिटी के लिए, ओके, पूरी सिटी के लिए एक इनिशिएटिव लिया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको इसका पैन सिटी का, तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, एक ये हो गया, या फिर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम, ओके, ये सब हो गए आपके पैन सिटी इनिशिएटिव्स, ओके। और अंडर इट वेरियस इनिशिएटिव्स आर टेकन लाइक मुनी बॉन्ड्स, स्मार्ट सोलर एनर्जी, स्मार्ट वाटर, राइट, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ओके। सो एक सिटी को, जो स्मार्ट सिटी को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पॉइंट है, दैट पॉइंट इज नोन एज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ओके। अब आ जाते हैं ट्यूलिप, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि ट्यूलिप क्या है, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ओके। सो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है विद along with AI ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ओके। सो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना या स्मार्ट सिटीज है, उसमें जो है यूथ को, जो है ग्रेजुएट्स, जो है नए नए आए हुए ग्रेजुएट्स है, उनको जो है अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट सिटीज में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ताकि आगे जाके उनको आइडिया रहे कि उनको कैरियर क्या लेना है, और प्लस अर्बन गवर्नेंस का भी आइडिया रहे ताकि वो अर्बन गवर्नेंस में भी आ सके, ओके। सो बस इसके लिए यही ध्यान रखिए, ये एक चीज। और किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ओके। नॉर्मली लोग या तो एमएचआरडी समझेंगे, ओके, या एजुकेशन मिनिस्ट्री करेंटली, बट असली में किसने लॉन्च किया है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, along with the AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, टू सो दैट जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको अर्बन लोकल बॉडीज या स्मार्ट सिटीज में इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिले। स्वदेश, सो स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो आप सब जानते हो कि जब वंदे भारत मिशन हुआ था लास्ट ईयर, ओके, क्योंकि जब कोविड हुआ तो कोविड के कारण हो गया लॉकडाउन। अब लॉकडाउन हो गया तो फ्लाइट्स जो है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स क्या हो गई, पूरी बंद हो गई। बट कई जो इंडियन डायस्पोरा है वो बाहर छूटा हुआ था, राइट। सो उस डायस्पोरा को लाने के लिए, बाहर से जो लॉन्च किया गया था आपका वंदे भारत मिशन, ओके, वंदे भारत मिशन वाज लॉन्च टू ब्रिंग द इंडियन डायस्पोरा which is stranded outside India, okay, कहीं ट्रैप्ड आ नहीं पा रही फ्लाइट्स के कारण, उनको वापस लाने के लिए लॉन्च किया था वंदे भारत मिशन। बट अब उनको वापस ले आए तो उनका स्किल मैपिंग भी करना है साथ, स्किल मैपिंग ऑफ द रिटर्निंग सिटीजन्स, ओके, ताकि जब उनको जो है एम्प्लॉयमेंट का सपोर्ट दे सके। अगर उनकी स्किल्स पता होगी तो उनको रिलेवेंट एक डेटाबेस होगा, तो एक उनको एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया जा सकता है, ओके। And this is launched by Ministry of Skill Development Entrepreneurship, Ministry of Civil Aviation and Ministry of External Affairs. तो तीन मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ओके। अब अगला आ जाता है फॉस्कॉस। सो अगेन आई वुड से दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ऐसे टर्म्स पूछे जा सकते हैं कि फॉस्कॉस किस चीज से रिलेट करता है। So food safety compliance system launched by FSSAI. So what is FOSCOS? FOSCOS is a food safety compliance initiative launched by FSSAI. Okay. So Food Safety and Standards Authority of India. It is the key body to ensure food safety in India. Okay. So ये FOSCOS क्या होगा? Basically, it will be a one-stop point for all regulatory and compliance engagement for the food business operator. तो कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसको कोई अपना फूड का बिजनेस खोलना होता है तो पहले एफएसएसआई की जो होता है फूड फूड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है परमिशन देना पड़ता है, राइट। सो उसी परमिशन को इजी करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये एक फॉस्कॉस करके एक वन स्टॉप पॉइंट बनाया है, जहां पे सारे रेगुलेटरी और कंप्लायंस एंगेजमेंट जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कर सकते हैं, ओके। सो अब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए इजी हो जाता है एंगेज करना, ओके।
नाउ देयर विल बी आल्सो पैन इंडिया इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम। तो कोई कहीं किसी जगह फूड का फ्रॉड हुआ है या कहीं जो है अनसेफ चीज बेची जा रही है, तो उसको भी देख के उस पर रिस्पॉन्स लेने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। अब जो आपका अगला है वो है सत्यभामा पोर्टल। ओके, सत्यभामा पोर्टल अगेन एन इंपॉर्टेंट चीज। देखिए इसे सिंगल लाइनर में भी पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में कि सत्यभामा पोर्टल रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, या क्या पर्पस है। ओके, इसके पर्पस को लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि जब आप ऐसी चीजें पढ़ें तो अगेन आई वुड रिपीट व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ये जो 5 बेसिक क्वेश्चन है ये हमेशा देखना। ओके, ये हमेशा देखना प्लीज। राइट, सो अगेन इस पोर्टल का सत्यभामा का एक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म है इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ये जरूर ध्यान में रखिए। तो क्या है, बेसिकली एक स्कीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ओके, सो इट इज अ पोर्टल फॉर R&D इन माइनिंग एडवांसमेंट। ओके, माइनिंग एडवांसमेंट में R&D करने के लिए पोर्टल है। राइट, और एक और इस पोर्टल का एस्पेक्ट है कि ये एक एनजीओ दर्पण पोर्टल है नीति आयोग का, जिसपे सारे जो एनजीओ जो गवर्नमेंट से फंड लेते हैं और गवर्नमेंट की स्कीम्स इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, इस एनजीओ दर्पण पोर्टल पे वो रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, सो ये जो है ये पोर्टल जो है सत्यभामा पोर्टल इससे जो है इंटीग्रेटेड है। ओके, एंड एनजीओ दर्पण पोर्टल मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज अ प्लेटफॉर्म which provides space for interface between voluntary organizations, NGOs, key government ministries, departments and government bodies। मतलब एक पोर्टल है ये एनजीओ दर्पण, जिसपे जो आपके एनजीओ वगैरह या जो जो भी आपका वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो इस पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं और इस पोर्टल के थ्रू वो डिफरेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज के साथ इंगेज कर सकते हैं। ओके, और ये सत्यभामा पोर्टल इज डिजाइन डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय एनआईसी। अगेन देखिए, अगर इस पूरे उसमें आपको याद रखना है तो क्या रखना है, एक चीज कि एक पोर्टल है किस चीज के लिए, R&D इन माइनिंग फॉर एडवांस। सो प्लीज रिगार्डिंग सत्यभामा पोर्टल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखने रखना। और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है कि एनजीओ दर्पण पोर्टल क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, प्लीज ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, जिसपे आपके करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब आ जाइए डाटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, सो डाटा लेक इज समथिंग यूनिक। राइट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो आप समझ गए कि कोई प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, बट डाटा लेक क्या है। So what is it? This is together. It is a cloud-based and artificial intelligence powered big data analytics. Okay, so big data analytics basically ये होता है कि जब बहुत बहुत सारा डेटा होता है, जो बहुत ही बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए। अगेन बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा इज डेटा विथ हाई वेलोसिटी, हाई वॉल्यूम एंड इट इज अ मेटा डेटा टाइप ऑफ थिंग। ओके, तो ये बेसिकली इसको इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो इसको एनालाइज करके, जो अगर बिग डेटा है आपके पास और अगर आपके पास उसको एनालाइज करने के लिए जो है कंप्यूटिंग पावर है, राइट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके थ्रू, तो आप बहुत सारे यूजफुल इंसाइट्स निकाल सकते हो। ओके, सो ऐसा ही एक क्लाउड बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ओके, सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करता है हाईवे बनाने के। अब उस जो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रहा है, बहुत सारे इंप्लीमेंट कर रहा है, हर प्रोजेक्ट का बहुत सारा डेटा है, तो उस सारे डेटा को एनालाइज करके कि जो है कि कैसे हम फास्टर वे में हाईवे इंप्लीमेंट करें, या कैसे हम हाईवेज पे एक्सीडेंट्स कम करें, या कैसे हम जो है जो नेशनल हाईवेज को बेटर बनाए। ओके, कैसे अलाइनमेंट, कैसे उनका कॉस्ट कम करें। तो इसके लिए जो इतना सारा डेटा है ना, उसके अंदर एनालिटिक्स लगाएगी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस प्लेटफॉर्म को यूज करके। ओके, एआई और क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करके एनालिटिक्स करेगी, उस डेटा को एनालाइज करेगी, उसमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स देखेगी कि कुछ उससे जो है इंसाइट मिल सकता है क्या, कि क्या एनएचएआई कर सकता है जिसके थ्रू जो है आपके हाईवेज जो है
कम कॉस्ट में और जल्दी बने, ओके, और सेफर हो जाए, ओके। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया will be the first construction sector organization to go fully digital with this launch, okay। so ये जो डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च करने के बाद NHAI इज द कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फुली डिजिटल है, ओके। अगला है पीएम स्वनिधि। तो नेक्स्ट इज पीएम स्वनिधि। अगेन आई वुड से दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। सो दिस स्कीम इज फॉर whom? स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये स्कीम है, ओके। सो बेसिकली देखिए हुआ क्या था जब कोविड हुआ, सो बिकॉज ऑफ कोविड जो कई जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस, ओके। वो बिजनेस के उनका बिजनेस बंद हो गया क्योंकि ऑब्वियसली कोविड में लॉकडाउन हुआ, ओके। कोई बाहर से परचेजिंग वगैरह इनसे नहीं कर रहा था, ओके। सो अब जब जैसे धीरे धीरे बाद में लॉकडाउन खोला गया और अब अभी जो है स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो अपना बिजनेस दोबारा शुरू करना चाहते हैं, ओके, who want to start their business again, so उनको हेल्प करने के लिए, to help the street vendors who were adversely impacted by the lockdown to restart their business, ये स्कीम लाई गई पीएम स्वनिधि स्कीम, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये स्कीम का पर्पस क्या है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स थे जो कोविड की फर्स्ट वेव जब आई थी तब लॉकडाउन करने से उनका जिनका बिजनेस बंद हो गया था स्ट्रीट वेंडर्स का, उनको फिर दोबारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको निधि, दैट इज दे नीड मनी, दे नीड फाइनेंस और क्रेडिट, ओके, पैसा चाहिए उनको। तो वो पैसा प्रोवाइड करने के लिए जो है हेल्प करने के लिए स्कीम पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई थी, ओके। अब इसमें ये देखना है आपको हु हैज लॉन्च द स्कीम, किसने लॉन्च की स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ओके। Ministry of Housing and Urban Affairs has launched this scheme, okay। Who is the implementation agency? So this is very important कि पीएम स्वनिधि स्कीम की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सिडबी, ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी इज द इंप्लीमेंटेशन एजेंसी, ओके। देन इसके अंदर एक स्पेशल माइक्रो क्रेडिट, ओके, माइक्रो क्रेडिट, प्लीज कीप दिस इन माइंड, अंडर पीएम स्वनिधि एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर किनको? स्ट्रीट वेंडर्स को, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स सो दैट स्ट्रीट वेंडर्स कैन रिज्यूम वर्क एंड अर्न लाइवलीहुड, ओके। It also includes service providers like barber shops, cobblers, pawn shops, laundry service, okay। थोड़ा बस ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, barber shop, cobblers, pawn shops and laundry service, okay। मतलब स्ट्रीट वेंडर हर टाइप का स्ट्रीट वेंडर, ओके। नाउ स्कीम इज अवेलेबल, सो ये स्कीम किनको अवेलेबल? नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी ये स्कीम हर स्ट्रीट वेंडर को नहीं, बस उन्हीं स्टेट और यूटीज के स्ट्रीट वेंडर को अवेलेबल है हु हैव नोटिफाइड द रूल्स एंड द स्कीम अंडर स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। जिन स्टेट्स ने ये एक्ट नोटिफाई कर रखा है उन्हीं स्टेट्स में जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो एलिजिबल है फॉर दिस स्कीम, ओके। और क्या प्रोवाइड किया जाता है इसमें? वर्किंग कैपिटल लोन, कितना? 10,000 रुपए का, which is repayable in monthly installments in a tenure of 1 year, okay। और incentivizes digital transaction, okay। तो अगर वो जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे तो सर्टेनली उनको कुछ जो है रिपेमेंट में क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, ओके। और टाइमली और अर्ली रिपेमेंट करने पे उनको ज्यादा 10,000 से ज्यादा क्रेडिट दिया जा सकता है, ओके। क्रेडिट लिमिट विल बी रेज्ड, राइट। और साथ ही साथ इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जाएगी, ओके। एंड हु आर एलिजिबल लेंडर्स, तो कौन कौन लेंड कर सकते हैं, कौन कौन ये लोन दे सकते हैं स्वनिधि का? सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, तो एनबीएफसीज भी दे सकते हैं, एमएफआईज भी दे सकते हैं, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एंड एसएचजी बैंक्स एस्टेब्लिश्ड इन सम स्टेट्स एंड यूटी, ओके। लेट्स मूव ऑन नाउ। प्रधानमंत्री formalization of micro food enterprises, micro food processing enterprises scheme, okay। It is a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan, so it is a larger structural reform। तो देखिए जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है इट इज एन सनराइज सेक्टर, मतलब सनराइज सेक्टर मतलब बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है,
अब इस सेक्टर में क्या है, कई माइक्रो फूड प्रोसेसर्स है। माइक्रो फूड प्रोसेसर मतलब जो बहुत ही स्मॉल स्केल पे फूड प्रोसेसिंग करते हैं। ओके, जैसे कोई घर पे ही मान लीजिए जो है अपना फूड स्टफ बना रहा है, जैसे पापड़ वगैरह अचार वगैरह, ये जो है घर पे ही बना के कोई जैसे बेच रहा है। ओके, सो ऐसे जो फूड प्रोसेसर्स होते हैं इनको माइक्रो फूड प्रोसेस बोलते हैं। ओके, सो इनको बेसिकली क्या करना है, ये जो माइक्रो फूड प्रोसेसर है इनको क्या करना है, इनको अंडर दिस स्कीम PMFME, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, जैसे जो घर से चला रहा है तो उसको फॉर्मल सेक्टर में, ताकि वो और अपना बिजनेस बढ़ाए और एक तरीके से फॉर्मल उसमें आए। ओके, तो उसको फॉर्मल उस सेक्टर में लाने के लिए क्या है उसको हेल्प की जाएगी अंडर दिस स्कीम। क्या हेल्प दी जाएगी उसको, फाइनेंशियल मतलब पैसा दिया जाएगा ऑब्वियसली, टेक्निकल मतलब जो है जो भी उसको इक्विपमेंट वगैरह ये सब चाहिए होगा वो दिया जाएगा, एंड बिजनेस सपोर्ट। ओके, सो फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, टेक्निकल और बिजनेस सपोर्ट की हेल्प दी जाएगी। फॉर व्हाट पर्पस, सो दैट दे अपग्रेड देयर माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस स्कीम, that this scheme adopts one district one product approach, okay, to reap benefits of scale. See, basically one district one product जो अप्रोच है इसका मतलब ये होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वहां का एडमिनिस्ट्रेशन उधर का किसी एक प्रोडक्ट को ही जो है पॉपुलराइज या उसकी उसी के जो है प्रोडक्शन पे फोकस करेगा। ओके, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज है, हर डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ के एरियाज है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, सो वहां पर उसी प्रोडक्ट पे फोकस किया जाएगा। ओके, सो दिस इज दैट इट फोकसेस ऑन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, अब गरसैन नाउ थोड़ा ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप लोग जो ज्योग्राफी अगर आपको देखना है, इट इज अ लाइक वर्क फॉर यू, प्लीज लुक एट कि वेयर इज गरसैन। ओके, गरसैन कहाँ लोकेटेड है, और उसके रिलेटिव जो है उत्तराखंड के जो दूसरी जगहें हैं, राइट, जैसे देहरादून हो गया, राइट, आपका मनाली जो हो गया, शिमला वगैरह, ये सारी जगहें कहाँ है, गरसैन कहाँ है और ये सब जगहें कहाँ है। बेसिकली ये न्यूज में इसलिए था कि उत्तराखंड के जो गवर्नर है ही गेव एसेंट टू मेक गरसैन एज उत्तराखंड समर कैपिटल। ओके, इससे पहले बस जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा होता था कि एक समर कैपिटल एक विंटर कैपिटल, अब ये जो है उत्तराखंड में गरसैन है, राइट, इट इज नाउ द समर कैपिटल। ओके, इट इज लोकेटेड 270 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून। ओके, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखिए वेदर इट इज टू द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, कहाँ है देहरादून, गरसैन कहाँ है देहरादून के कंपैरिजन में, या देहरादून कहाँ है गरसैन के कंपैरिजन में। ओके, नाउ बिमल जुल्का कमिटी, बस इतना ध्यान रखिए, ये कमिटी व्हाट इज इट्स पर्पस, व्हाट इज इट्स पर्पस, या ये बोल सकते हैं व्हाई, व्हाई। ओके, so basically this was an expert committee for rationalization, closure, merger of film media units and review of autonomous bodies under Ministry of IB। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईडी के आईबी जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके अंदर बहुत सारी बॉडीज है, उनको रैशनलाइज करना, कुछ जो रिलेवेंट नहीं है उनको क्लोज करना या मर्ज कर देना, और जो दूसरी ऑटोनोमस बॉडीज है उनका रिव्यू करना। ओके, उसके लिए कौन सी कमिटी बनाई गई, बिमल जुल्का। ओके, अब आ जाइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। सो जो स्टेट्स हैं, अभी ये जो है किसने लॉन्च किया है, स्टेट्स को फिलहाल जो है रैंक किया जा रहा है ऑन दिस इंडेक्स। ओके, फॉर व्हाट, फॉर रूरल डेवलपमेंट। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये जो है रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, सो स्टेट्स आर रैंक्ड ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स FMI फॉर रूरल डेवलपमेंट, राइट, और FMI इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ओके, सो प्लीज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स मतलब फाइनेंशियल सेक्टर या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंस मिनिस्ट्री निकाल, नहीं, ये निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने फॉर मेजरिंग रूरल डेवलपमेंट। ओके, एंड इसमें क्या पैरामीटर्स है अब आपको सब समझ में आ जाएगा, यहाँ पे पैरामीटर्स देख के आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कि क्यों ये रूरल डेवलपमेंट के लिए। so it basically ranks the performance of states in rural development on basis of certain parameters like preparation of annual plan, expeditious release of state share, timely utilization of fund,
submission of utilization certificates, okay, and optimum implementation of PFMS and direct benefit transfer, okay। तो ये सब चीजें की हैं तो प्रॉपरली जो है स्टेट जो है वो रूरल डेवलपमेंट का जो फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज करे, ओके। Benefits brings transparency, obviously promotes a spirit of competitive and cooperative federalism. It also अगर ट्रैक रहेगा, एक कंपटीशन रहेगा तो एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होगा, ओके, which ensures efficient implementation of programs by the state government, effective use of funds for development at village level, and check any irregularities through audit process. तो बेसिकली ओवरऑल इस इंडेक्स के थ्रू जो है रूरल डेवलपमेंट में फायदा होगा, क्योंकि वहां जो रिसोर्सेज स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत बेटर तरीके से जो है उन पे एक ट्रैक रखा जाएगा। Now another important thing is AIM ICREST. So this is again something very important, okay? So who launched the AIM ICREST? So नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है इसने लॉन्च किया है AIM ICREST, okay? Along with Bill and Melinda Gates Foundation and वाधवानी फाउंडेशन। तो नीति आयोग के अंदर एक जो विंग है अटल इनोवेशन मिशन, राइट, एक पार्ट है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का, उसने लॉन्च किया है एम आईक्रेस्ट, एंड दिस इट हैज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड वाधवानी फाउंडेशन। प्लीज कीप दिस इन माइंड। नाउ है क्या व्हाट इज दिस, ओके। सो बेसिकली देखिए मैं बताता हूँ, ये जो है इंक्यूबेटर्स है ना। अब इंक्यूबेटर्स क्या है तो इसके लिए जरा शुरू से शुरू करते हैं। स्टार्टअप्स तो आप समझते होंगे, नया कोई बिजनेस शुरू करे। अभी स्टार्टअप्स को क्या है, कोई आपके पास आइडिया है, जैसे एक अंडे को इंक्यूबेट करना पड़ता है, मतलब गर्म जगह पे रखना पड़ता है ताकि वो हैच हो, वैसे ही आपका स्टार्टअप का जो प्लान है, आइडिया है, वो उसको है इंक्यूबेट करना पड़ता है, ओके, थोड़े टाइम तक, ताकि फिर वो जो है हैच हो, उसके जो रिजल्ट्स मिले, ओके। सो अगेन स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेटर्स जो हैं, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं। तो ये जो इंक्यूबेटर्स है स्टार्टअप के लिए जो हेल्प करते हैं कि जो स्टार्टअप्स का जो आइडिया है वो फर्दर डेवलप हो, पूरी तरीके से डेवलप हो, राइट। इंक्यूबेटर्स क्या करते हैं, बेसिकली जो आइडिया है वो एक फुल प्लान में, एक फुल इम्प्लीमेंटेबल वे में डेवलप हो, उसमें हेल्प करते हैं, ओके। तो जो इंक्यूबेटर्स है ना, आईक्रेस्ट का रोल है कि इन इंक्यूबेटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, और आई होप आपको पता है कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि वो जो अभी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको ऐसी स्किल्स और नॉलेज दे दी जाए ताकि वो और बेटर तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करें, ओके। नाउ इस इनिशिएटिव के अंडर क्या होगा, अंडर द इनिशिएटिव अटल इनोवेशन मिशन के जो इंक्यूबेटर्स हैं, दे आर टू बी सेटअप, आर सेट टू बी अपस्केल्ड and provided requisite support to foster incubation enterprise economy by providing training to the entrepreneurs and through technology driven processes and platforms। तो बेसिकली इतना लंबा चौड़ा ये यही बोल रहा है, अटल इनोवेशन मिशन के इंक्यूबेटर्स हैं, उनको अपस्केल किया जाएगा, उनको सारा रिसोर्स सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो जो है और बेटर वे में अपना इंक्यूबेशन का काम करें, ओके। अब व्हाट इज अटल इनोवेशन मिशन, ये यहां पर दे रखा है। अगेन आई होप आपको ये पता होगा अटल इनोवेशन मिशन क्या है। सो इट इज नथिंग बट अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ हुम, नीति आयोग, एंड दी जैसे ही नाम से ही आप समझ सकते हो इनोवेशन मिशन, तो क्या करना है, इसका काम क्या है, प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप न्यू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन इन दी इकोनॉमी, ओके। सारे सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं उसमें इनोवेशन प्रमोट करने का। और इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो आप खुद से देखना, आप आई वुड रिकमेंड यू कि आप खुद से देखिए, ओके। अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, मेंटर इंडिया कैंपेन एंड अराइज, ओके। क्योंकि कई बार जो है अटल इनोवेशन मिशन के जो है इनिशिएटिव्स न्यूज में रहते हैं, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एम आईक्रेस्ट आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कुछ नहीं रखना तो इतना सारा नहीं पढ़ना, तो सिंपली ये याद रखिए ये किसने लॉन्च किया है, अटल इनोवेशन मिशन ने। इतना याद रखिए, अटल इनोवेशन मिशन ने अलोंग विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन प्लस वाधवानी फाउंडेशन, ओके। और दूसरा इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, टू फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंक्यूबेटर्स
ताकि ये इंक्यूबेटर जो है बेटर स्टार्टअप्स दे, बेटर स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंप्रूव होगा और स्टार्टअप्स आएंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगे और इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। ओके, अब आ जाते हैं युवा। सो इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म जहां पे यंग पीपल जो हैं दे आर दे आर गिवन अपॉर्चुनिटीज की एजुकेशन और लर्निंग से प्रोडक्टिव वर्क और एक्टिव सिटीजनशिप में जाए। ओके, दे स्विच टू प्रोवाइड ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोडक्टिव वर्क and from transition from education and learning to productive work and active citizenship, मतलब पार्टिसिपेट करें सोसाइटी में। ओके, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, दे डू वर्क फॉर द सोसाइटी, राइट, जो कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करें, सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर दिस पर्पज। ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स and Yuva, right, together signed an partnership to empower young people in collaboration with UN. Okay, और इसका एम क्या है? टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ यंग पीपल। सो युवा नाम से ही आप समझ सकते हो यंग पीपल के लिए है, उनका पोटेंशियल डेवलप करने के लिए, राइट, थ्रू मीनिंगफुल। और ये पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा? हाउ विल देयर जो इतना सारा यूथ है, यंग पीपल इंडिया का, उनका पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा? थ्रू मीनिंगफुल एंगेजमेंट, उनको मीनिंगफुल एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी इन सोशल सिविक एंड कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। ओके, now next is Asim portal. So again it is an important basically स्किल्ड वर्कर्स के लिए लॉन्च है ये पोर्टल। ओके, ये ध्यान में जरूर रखना, किनके लिए? अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए नहीं, स्किल्ड वर्कर्स के लिए। ओके, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय हुम? कौन मैनेज कर रहा है? एनएसडीसी। ओके, एंड इसका फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर भारत स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग। तो बेसिकली देखिए बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं हमारे यहाँ पर, और दूसरी जगह उनको एम्प्लॉय करने वाले भी हैं, बट जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको पता नहीं किसके पास क्या स्किल है। तो ये असीम पोर्टल बनाया जाएगा, यहाँ पर सब अपना जो है रिलेवेंट क्वालिफिकेशन जो है स्किल्ड पर्सन अपना डिटेल दे देंगे, और जो एम्प्लॉयर है वो यहाँ पर जो है अपनी अप्रोप्रिएट जो है स्किल वर्कफोर्स उसको जो चाहिए वो ले सकती है। तो इसको वैसे बोल सकते हैं, इट बेसिकली एक्ट्स एज अ डायरेक्टरी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। तो असीम पोर्टल एक्ट करता है एज अ डायरेक्टरी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, राइट। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है असीम पोर्टल, इसका ऑब्जेक्टिव है टू मैच द सप्लाई विद द डिमांड। ओके, जो स्किल्ड वर्कर्स की सप्लाई है उसको डिमांड से मैच किया जाए, ताकि फिर अल्टीमेटली जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिले। और एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आजकल हर प्लेटफॉर्म जो है AI बेस्ड हो रहा है। ओके, सो AI इज अ रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि साइंस एंड टेक में आपको AI पढ़ाया जाएगा, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना उसको, और खुद से भी थोड़ा बहुत पढ़ना। ओके, so this was about Asim portal. Let me recap it. Okay, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको लॉन्च किया है। एनएसडीसी इसको जो है डेवलप और मैनेज कर रहा है। इट इज अ डायरेक्टरी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, राइट, सो दैट स्किल्ड वर्कफोर्स गेट मैच्ड विद द मार्केट डिमांड। और प्लस लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज AI का यूज हो इस प्लेटफॉर्म में। नाउ ग्राम उद्योग विकास योजना, सो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, okay, so that it aims to benefit artisans involved in manufacturing of agarbatti, okay, and to develop village industry under the scheme। okay, so please it is all about कि जो आपका जो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग आर्टिसियंस हैं उनको हेल्प करना। ओके, सो ऐसे जो आर्टिशियंस है जो इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती, उनको जो है हेल्प करना अंडर दिस। ओके, एंड टू डेवलप विलेज इंडस्ट्री, एंड द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज टू डेवलप विलेज इंडस्ट्री अंडर द स्कीम, मतलब विलेज में एक इंडस्ट्रियल सेटअप एस्टेब्लिश करें, क्योंकि अगर विलेज में ही आपने इंडस्ट्री सेटअप कर दी तो लोगों को वहीं पे जॉब मिल जाएगा, और लोगों को अगर वहीं पे जॉब मिल गया तो वो लोग अर्बन एरियाज में नहीं आएंगे, और अर्बन एरियाज में नहीं आएंगे तो अर्बन एरियाज पे बर्डन नहीं होगा। अब अगला आ जाते हैं सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। सो दिस कन्वेंशन हैज केम इनटू फोर्स, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। तो जो आपका सिंगापुर कन्वेंशन है, योर सिंगापुर कन्वेंशन, ओके,
सो बेसिकली इसका नाम क्या है, इसका ये तो इसका शॉर्ट नेम है, मतलब सिंगापुर में हुई थी तो सिंगापुर के नाम पे दे दिया, बट असली में इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन व्हाट इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। मतलब आप सब जानते हो कुछ जो है मीडिएशन मतलब एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो जब मीडिएशन सक्सेसफुल होता है तो जो दो पार्टीज के बीच में मीडिएशन हो रहा है वो दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। सो दिस ये सिंगापुर कन्वेंशन उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए है। ओके, आई होप आप इट इज क्लियर टू यू। when two parties come in mediation and when they agree to a mediated solution or mediated agreement, then this convention helps in ensuring that जो agreement है, that the agreement agreed upon in the mediation is implemented. Okay, so basically दो पार्टीज हैं, मीडिएशन हुआ, उसमें एक सेटलमेंट का एग्रीमेंट आया। ओके, अब इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए ये कन्वेंशन। ओके, इट अप्लाइज टू विच इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स। ओके, सो किस पे अप्लाई करती है सिंगापुर कन्वेंशन? जो इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट है उस पे, विच आर रिजॉल्व थ्रू मीडिएशन एंड कंक्लूडेड बाय पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट कमर्शियल। तो सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए। ओके, it is this Singapore convention is for implementation of the agreed mediated settlement for only commercial dispute. Okay, it allows business to seek enforcement of the, so अगर इस कन्वेंशन का मान लीजिए कोई मेंबर है और जो है उस कंट्री में और दूसरी कंट्री के बीच की दो कंपनीज हैं, उनके बीच में मीडिएशन के थ्रू एक सेटलमेंट एग्रीमेंट आया। तो अब मान लीजिए अब जो है कंट्री ए और बी है, जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। There is country A, this is country B, यहाँ पर इन्वेस्टर स्मॉल है, यहाँ पर B है। ओके, इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया किसी चीज के लिए बट वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, तो दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में। तो दोनों ने कहा कि चलो हम किसी इंटरनेशनल फोरम के पास जाते हैं जैसे आईसीसीड। ओके, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसीड, प्लीज कीप दिस माइंड। ओके, सो आईसीसीड के पास गए, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, सो इट इज अ इंटरनेशनल फोरम फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो आईसीसीट के पास गए, इसने कराया मीडिएशन, इसने ए और बी के बीच में, स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच में मीडिएशन कराया। अब वो जो मीडिएशन है वो सक्सेसफुल रहा और उसका एक आउटकम आया दैट इज नोन एज सेटलमेंट एग्रीमेंट। ओके, और ये सेटलमेंट एग्रीमेंट को अब इंप्लीमेंट कराने के लिए सिंगापुर कन्वेंशन, तो अगर दो कंट्रीज ने साइन कर रखा है जिसने, तो कोई बाहर का जो है उसके पास अगर सेटलमेंट एग्रीमेंट है तो वो वहां पे जो है बिजनेसेस को वो इंश्योर कर सकते हैं कि वहां पे ये एग्रीमेंट जो है सेटल्ड एग्रीमेंट है, दूसरी कंट्री में ये फॉलो किया जाए। ओके, सो it allows business to seek enforcement of mediated settlement across the boundary. Okay, and it has 53 signatories including India. Please keep this in mind. India, so it again becomes very important. Okay, ये जो सिंगापुर कन्वेंशन है इसका पार्ट है इंडिया। ओके, या तो स्टेटमेंट में आएगा या पूरा क्वेश्चन ही सिंगापुर कन्वेंशन पे आ सकता है। Now AWEB, so what is AWEB? Okay, what is AWEB? जरा ध्यान में देखते हैं। So it is full form है Association for World Election Bodies. Okay, so around the world जो सारी इलेक्शन बॉडीज है उनका एक एसोसिएशन, राइट? तो अगेन, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, it has completed 1 year chairmanship of AWEB. Okay, so इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इंडिया की कमीशन है उसका टर्म 1 ईयर का जो है कंप्लीट हो चुका है AWEB का। ओके, और अब इंडिया के बाद कौन, सो इंडिया हैड टेकन ओवर फ्रॉम चाइना। ओके, और एन इंडिया AWEB सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। ओके, सो प्लीज इट इज वेरी सिंपल, थोड़ा सा रिमेम्बरिंग करना होगा। ओके, AWEB को लेके थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, बट अगेन द मेन पर्पज इज कि सारी जो AWEB एसोसिएशन फॉर वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज है, इट इज नथिंग बट एन एसोसिएशन ऑफ ऑल इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, और इसका जो चेयरमैनशिप था वो इंडिया के पास था, और इंडिया ने जो है 1 साल का टर्म जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खत्म हुआ, एंड इट इट हैज कंप्लीटेड 1 ईयर एज चेयरमैनशिप। E-Gram Swaraj portal, so it is quite simple. Okay, basically a portal which is launched by Ministry of Panchayati Raj,
राइट, इट इज टू स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ई गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए आपका क्या लॉन्च किया, क्या दिया गया है, ये आपका दिया गया है ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ओके, आप यहाँ नाम से भी समझ सकते हो, ग्राम मतलब विलेज और स्वराज मतलब सेल्फ रूल। सो इस पर्पस के लिए, मतलब ये किस बॉडीज की बात कर रहा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, राइट। सो अब क्या होगा इसमें, ई ग्राम स्वराज में, इसमें नथिंग बट इट विल ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। ओके, ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग लाएगा, प्रॉपर रिपोर्टिंग होगी कामों की और वर्क बेस्ड अकाउंटिंग होगी, राइट। और एक सिंगल विंडो है फॉर कैप्चरिंग पंचायत इंफॉर्मेशन विद कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ पंचायत। ओके, तो एक सिंगल विंडो है, यहाँ पर सारे पंचायत की जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। रोड पोर्ट, सो अगेन समथिंग related to dispute settlement, okay, but this is limited to मैरीटाइम सेक्टर। ओके, सिर्फ मैरीटाइम सेक्टर के लिए। ओके, तो पूरा फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स। कि देखिए, एक चीज, अभी सुएज क्राइसिस हुआ है, तो इट इज वहां पर जो शिप है, इट इज स्टिल अंडर डिस्प्यूट। तो इस टाइप का डिस्प्यूट आ सकता है। तो जो ऐसे डिस्प्यूट्स को रिड्रेस करने के लिए मैरीटाइम सेक्टर में ये सरोड पोर्ट्स बनाए गए। ओके, सो it help in settlement of disputes through arbitrations in the maritime sector। तो मैरीटाइम सेक्टर में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, उसमें उसको सेटल करता है ये थ्रू आर्बिट्रेशन के थ्रू। तो अगेन इट इज व्हाट, इट इज एन alternative dispute resolution mechanism। okay, it is an alternative dispute resolution mechanism। it is established under the societies registration act 1860। okay, और इसका ऑब्जेक्टिव्स है अफोर्डेबल and timely resolution of disputes in fair manner and enrichment of dispute resolution mechanism with a panel of technical experts as arbitrator। okay, but again इसमें सिंपली याद रखिए, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को जो है सेटल करना थ्रू आर्बिट्रेशन। So it is an alternative dispute ADR forum, alternative dispute resolution forum for maritime disputes। अब आ जाते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स पे। सो इट इज रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी इन कंजक्शन विद कनाडा फ्रेजर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, ऐसे जो भी इंडेक्स रिपोर्ट्स आप देखें ना, तो प्लीज आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड मेक अ लिस्ट। एक लिस्ट बना लीजिए कि ये इंडेक्स है, ये रिपोर्ट है। तो वो लिस्ट में क्या होना चाहिए आपकी उस लिस्ट में, तो पहली चीज तो होनी चाहिए कि नेम ऑफ द इंडेक्स। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए आपकी लिस्ट में, कि पर्पस, नेम ऑफ द इंडेक्स और रिपोर्ट। ओके, फिर पर्पस, पर्पस क्या है उसका। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, हु हैज लॉन्च्ड इट, किसने लॉन्च किया है इसको, राइट। चौथी चीज क्या होनी चाहिए, कि क्या इसके पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स। और पांचवी चीज क्या, सम की फाइंडिंग्स। तो इस तरीके से एक आप ऐसे कॉलम्स बना सकते हो। तो इस तरीके से आपके जो इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स जो है याद करना बहुत आसान हो जाएगा। बट वैसे भी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कौन रिलीज करता है। ये थोड़ा रटना पड़ेगा कि सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी in conjunction with Canada's Fraser Institute। Okay, so so it measures economic freedom, और economic freedom again it is a concept। so please इसको ध्यान में देखिए, इसका मतलब क्या है, it is the ability of the individuals to make their own economic decisions by analyzing policies and institutions of these countries। so what is economic freedom, please keep this in mind। it is the ability कि किसी इंडिविजुअल की कि वो खुद के इकोनॉमिक डिसीजंस ले सके। ओके, आफ्टर by analyzing policies and institutions of these countries। okay, इसमें इंडिकेटर्स क्या है, रेगुलेशन कैसा है, टाइट है या रिलैक्स्ड है, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली, वेदर देयर इज फ्रीडम टू ट्रेड या उस पर रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, साइज ऑफ गवर्नमेंट क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स पे क्या लॉज हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन क्या है। ओके, नाउ इंडिया का रैंक है 105 among 162 countries, so this is a cause of concern।
और किसने टॉप किया है? हांगकांग ने। ओके, हांगकांग हैज टॉप द इंडेक्स। अगला आ जाइए, ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। इट इज रिलीज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड इन कोलैबोरेशन विद सिंगापुर यूनिवर्सिटी। और इसका पर्पस क्या है? स्मार्ट सिटी। सो हाउ विल यू डिस्क्राइब ए स्मार्ट सिटी? यहां से भी डेफिनेशन उठा सकते हो। सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन अर्बन सेटिंग। So it is a smart cities in urban setting that applies टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर स्मार्ट सिटी का फोकस टेक्नोलॉजी पे है। ओके, कहीं भी वैसे भी स्मार्ट सिटी का फोकस होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सिटी को बेटर कैसे बनाए। ओके, कि वहां पर जो है इट इज मोर बेटर, इट इज बेटर फॉर पीपल लिविंग देयर। ओके, और कैसे जो शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्बनाइजेशन है उनको कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके हम रिजॉल्व करें। जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे नॉर्मली सिटीज में क्या है? ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम होती है, राइट? ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम होती है। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्मार्ट सिटी क्या करेगी? एक एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ले आएगी। अब अगर ये सिस्टम जो है ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है तो वो सिटी बन जाती है स्मार्ट सिटी। इट हैज यूज्ड एन स्मार्ट सोल्यूशन। ओके, सो इसमें जो है हैदराबाद वाज प्लेस्ड एट 85th एंड न्यू दिल्ली वाज प्लेस्ड एट 86th पोजीशन। ओके, एंड जो इसको टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने, फॉलोड बाय हेलसिंकी, okay, and Zurich in second and third place. Okay, not so important, not so important. Now this is something जो थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा सा आपका important चीज है। इट इज एन important एस्पेक्ट। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है दैट इट विल मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री इन 29 सिलेक्ट ग्लोबल इंडिसेस। ओके, सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट एक बार गिर्ग में जाके देखिए कि ये 29 इंडेसेस क्या है। ओके, डू गो इन द गिर्ग ग्लोबल इंडेसेस टू ड्राइव रिफॉर्म। और ये कौन से 29 ग्लोबल इंडेसेस की बात कर रहे हैं जो देखे जाएंगे। ओके, और इसमें ग्लोबल एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स तो इंक्लूडेड है, एंड नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर एमपीआई। ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में नोडल एजेंसी कौन है? नीति आयोग। ओके, एंड हैज द टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेवरेजिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ऑफ एमपीआई टू ड्राइव रिफॉर्म्स। तो बेसिकली ग्लोबल इंडिसेस को हम देखेंगे और हम देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, राइट? या हमने कोई रिफॉर्म लिया तो ग्लोबल इंडिसेस में कितना इंप्रूवमेंट है, और इस बेसिस पे हम अपना परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं और इसी को एज अ बेसिस लेके जो है फर्दर रिफॉर्म्स हम जो है आगे बढ़ाएंगे। ओके, एंड इट हैज आल्सो सेट अप अ गवर्नमेंट, इट मतलब गवर्नमेंट हैज आल्सो सेट अप अ मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमिटी इन दिस रिगार्ड। ओके, now this is something transgender persons protection of rights rules। okay, पहले प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आया था, उस एक्ट के अंदर रूल्स लाए गए हैं। ओके, रूल्स आर इशूड अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। तो एम क्या है एक्ट का? इस एक्ट का क्या एम होता है कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनके सिर्फ राइट्स प्रोटेक्ट करना नहीं, प्लस उनका वेलफेयर करना, उनको रिकॉग्निशन देना सोसाइटी में। ओके, टू ब्रिंग देम इन द मेन स्ट्रीम। और अंडर दिस एक्ट एक तो ये एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस भी बनाई गई है। ओके, वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। और ये रूल्स के सेलिएंट फीचर क्या है कि डीएम विल सर्टिफाई द जेंडर ऑफ पर्सन, राइट? स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट वेलफेयर बोर्ड्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस, राइट? रिव्यू किया जाएगा जो भी एग्जिस्टिंग एजुकेशनल, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, वेलफेयर मेजर्स हैं ट्रांसजेंडर के लिए, रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वो कम है, अगर कम है तो उनको ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ओके, ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल सेटअप करनी है, एक वेलफेयर बोर्ड सेटअप करना है। ओके, प्लीज कीप दिस इन। साथी इनिशिएटिव, so what is this initiative? साथी इनिशिएटिव, so it is by Ministry of Tourism, please keep this in mind, और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिलकर इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इनफैक्ट क्यूसीआई पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है, और इसका एम है अगर टूरिज्म टू असिस्ट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थ्रू दिस इनिशिएटिव। ओके, सिस्टम फॉर असेसमेंट, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनका असेसमेंट, अवेयरनेस और ट्रेनिंग के लिए एक सिस्टम है। ओके,
एंड दिस इनिशिएटिव इज इन 3 phases. ओके, 3 phases है. पहले कोई भी होटल है वो अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई करेगा. फिर वेबिनार्स होंगे टू बिल्ड कैपेसिटी ऑन द गाइडलाइंस, मतलब उनको गाइडलाइंस वगैरह बताई जाएगी. ओके, उस पर वेबिनार्स. और फिर लास्ट स्टेप जो ऑप्शनल है, यू नॉर्मली साइट असेसमेंट किया जाएगा. और कौन करेगा साइट असेसमेंट? थ्रू एजेंसीज विच आर accredited by क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है has designated 2020 as year of tourism and rural development. So please, this is another, it is a simply straightforward of fact which you should keep in mind, that United Nations World Tourism Organization ने 2020 जो पिछला साल था उसको डेजिग्नेट किया as year of tourism and rural development. So this is it for now. We have covered almost all the major, questions. Okay, all the major current affairs. Sorry. So अब इसके बाद देखिए, हमने अभी जो है ये 2 घंटे का कर लिया है, राइट. कितना हमने 2 आवर्स तक का कवर कर लिया है. अब बचे हमारे 4 आवर्स. ओके, सो इस पे भी जो है 2 आवर्स के जो है ऐसे ऐसे एक एक दिन में लेक्चर लेंगे और आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कब से कब तक का कवर होगा, फ्रॉम प्रीवियस जून टू दिस जून और मई, जैसा भी हो सकेगा वैसा कवर करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली मई. ओके, सो वी हैव कवर्ड सिग्निफिकेंटली. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिवाइज करना और हो सके तो इस पे मॉक टेस्ट दीजिए और क्वेश्चन करिए. ओके, सो ये जून से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जून जुलाई और अगस्त के मंथ्स का है ये. ओके, आगे जब हम जाएंगे सितंबर अक्टूबर दिसंबर के मंथ्स का देखेंगे. ओके, so thank you very much and see you again next time with another lecture on Indian polity current affairs.